का यह फैसला देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा। इंडिया गठबंधन एकजुट है, गठबंधन की एकजुटता से भाजपा घबराई हुई है। भाजपा का प्रत्याशी पलायनवादी है, उसने अपने स्वार्थ और लाभ के लिए पलायन किया है, उसने घोसी के मतदाताओं को धोखा दिया, लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ा है। इस बार जनता उसे सबक सिखाने का काम करेगी। इसी का विश्लेषण करने के लिए कल टीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में भाग लिया वरिष्ठ पत्रकार शहीद अख्तर, वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल चौधरी ने। परिचर्चा का संचालन किया देशबंधु टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश सवाल। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि आपकी इस परिचर्चा पर क्या राय है। और आपने अगर हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश सवाल। इंडिया गठबंधन यानी इंडिया अलायंस जो है उसकी तीसरी बैठक से पहले ही मोदी सरकार दबाव में आते हुए दिख रही है। इंडिया के दम के आगे बीजेपी बेदम हो रही है। इसका एक बड़ा सबूत आज सामने आया है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबूत आपके सामने रख रहा हूं। दरअसल मोदी सरकार ने एलपीजी की कीमत में 200 रुपए की कमी कर दी है। अब 1100 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 900 रुपए तक पड़ेगा और सब्सिडी मिली तो 700 रुपए का होगा। मोदी सरकार की तारीफ में लगा मीडिया इसे रक्षाबंधन का गिफ्ट बता रहा है और जिन लोगों को इसमें रक्षाबंधन का प्यार भरा तोहफा नजर आ रहा है, स्मृति ईरानी उनसे बहुत खुश होंगी शायद, क्योंकि कभी यही लोग 400-500 रुपए के सिलेंडर होने पर सड़कों पर धरना करने के लिए बैठ जाते थे और अभी 900 के सिलेंडर में भाई बहन का प्यार नजर आ रहा है। खैर, रक्षाबंधन के इस प्यार भरे दावे की पोल ममता बनर्जी ने एक ट्वीट से खोल दी है। ममता बनर्जी ने सिलेंडर दाम जो है कम करने को इंडिया गठबंधन का जो है वो दम दिखाया, बताया है। कहा है ममता बनर्जी ने कि अभी तक पिछले 2 महीने में, जी हां, अभी तक पिछले 2 महीने में इंडिया गठबंधन की सिर्फ 2 बैठक हुई और आज हम देख रहे हैं कि एलपीजी गैस के दाम 200 रुपए कम कर दिए गए। ये है इंडिया का दम, #इंडिया का दम। ये बनर्जी कह रही है कि 2 बैठक हुई, 200 रुपए कम हो गए। ममता बनर्जी के इस पोस्ट को इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शेयर किया है। यानी अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो भी अभी तक बातें आती रही हैं, जो कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल शायद जाएं न जाएं मुंबई की बैठक में, वो सब यहाँ अरविंद केजरीवाल ने सामने रख दिया। इसलिए ये देखा जा सकता है क्योंकि ममता बनर्जी के इस पोस्ट को वो शेयर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पटना में पहली और बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई थी और इन विपक्षी दलों की बैठक के बाद से ही बीजेपी भारी दबाव में आ चुकी है। कभी इंडिया नाम से परहेज करना, कभी देशवासियों की जगह परिवारजनों का संबोधन देना। आप देखिए आजकल प्रधानमंत्री मेरे मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों ये न कह करके सीधे सीधे परिवारजनों कहते हैं। ये सारे बदलाव मोदी में देखे जा रहे हैं और अब तो मोदी पर इंडिया का दबाव इतना बढ़ गया है कि चुनाव के पहले सिलेंडर के दाम ही कम कर दिए ताकि जनता की नाराजगी चुनाव में नजर न आए। मगर जनता देख रही है कि कैसे महंगाई किसी न किसी तरह बढ़ाकर उसे लूटा जाता रहा है, अभी भी लूटा जा रहा है और पहले से लूटा जाता रहा है। और सरकार के खर्चों में अनाप शनाप बढ़ोतरी हो रही है। हजारों करोड़ तो केवल सरकारी विज्ञापनों पर खर्च हो गए हैं। बीजेपी जनता का घर खाली कर अपना घर भरती जा रही है, लेकिन अब इंडिया ने इस खेल पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। इंडिया की 2 दिनों की जो बैठक है और वो बैठक अभी 2 दिन बाद होने वाली है। और खबर यह भी है उस बैठक से पहले कि मायावती की पार्टी बीएसपी, बादल की पार्टी अकाली दल और चौटाला की पार्टी इनेलो, अजमल की पार्टी AIUDF, अजमल असम की बात कर रहा हूं, और राजू शेट्टी की पार्टी शेतकारी, ये इंडिया संगठन में आ सकते हैं। इन 5 दलों का असर लोकसभा की कम से कम 50 सीटों पर है दोस्तों। इनमें से अधिकतर सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। अगर इंडिया का कब्जा इन 50 सीटों पर हो जाए तो फिर खेल पलटने में देर कहां लगेगी, आप खुद अनुमान लगाइए। 50 सीटें इन 5 दलों से अगर आ जाती हैं तो, और आ सकती हैं। वैसे भी राहुल गांधी बीजेपी का खेल पलटने में ही लगे हुए हैं। अगले महीने राहुल गांधी यूरोप के 3 देशों की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वहां यूरोपीय यूनियन के सांसदों से भेंट करेंगे, पेरिस विश्वविद्यालय में चर्चा करेंगे और नॉर्वे में राहुल के कार्यक्रम है।
इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन की राहुल की यात्राओं ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया था, आप सबने देखा। अब G20 के सम्मेलन के वक्त राहुल गांधी की यूरोप यात्रा से बीजेपी खुद को कैसे संभालेगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस वक्त राहुल गांधी यूरोप जा रहे हैं उसी वक्त यहाँ G20 की बैठक है दिल्ली में, और वो 9 और 10 तारीख को है। उसकी तैयारियां दिल्ली में खूब हो रही हैं, आप सब देख भी रहे हैं जो दिल्ली और आसपास के लोग हैं। तो राहुल से बीजेपी को देश विदेश के दोहरे मोर्चे पर चुनौती मिल रही है, और जबकि बीजेपी ने राहुल को शुरू से ही काफी हल्के में लेने की कोशिश की थी। यही कोशिश इंडिया को लेकर के भी है। इंडिया को लेकर के भी बीजेपी ने पहले हल्के में इंडिया को लिया, लेकिन धीरे धीरे अब देखिए कि परिस्थितियां कैसे बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब उसकी बैठक जो है, उसकी जैसी तैयारी चल रही है इंडिया की, उसमें बीजेपी को समझ आ रहा है कि इस बार मुकाबला तगड़ा है। इंडिया के संयोजक पद को लेकर के भी चर्चा हो रही है, और इंडिया के संयोजक पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर कयास लग रहे हैं। एक दलित चेहरे को अगर इंडिया गठबंधन के का संयोजक बनाया जाता है, या कहें कि इंडिया गठबंधन एक दलित चेहरा को आगे करता है, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस जो है वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों के चुनाव लड़ने की संभावना। सोनिया गांधी तो लड़ेंगी ही, लेकिन उनके अलावा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। कुल मिलाकर इस वक्त सारी बाजी इंडिया के हाथ लगती हुई दिख रही है, और बीजेपी सिलेंडर के दाम कम करने जैसे उपाय करके इस बाजी को अपने फेवर में करना चाहती है। तो क्या बीजेपी की ये चाहत पूरी हो पाएगी, या फिर इंडिया के दम के आगे पस्त होगी बीजेपी? क्या ये इंडिया की पहली जीत है और मोदी जी की हार है? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 विजुअल आपके सामने रखना चाहता हूं। ये तमाम विजुअल्स आप देख रहे हैं राहुल गांधी के विजुअल्स, और खासकर अब इस वक्त लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ मुंबई पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से बाहर ये इन लालू जी और तेजस्वी यादव का ये विजुअल आप देख रहे हैं। लेकिन बेंगलुरु में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जो अब होस्ट हैं, होस्ट हालांकि तीनों हैं, जिसमें शरद पवार भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं और कांग्रेस पार्टी भी है। लेकिन जो उद्धव ठाकरे ने जो ऐलान किया था कि अगली बैठक होगी मुंबई में, आइए जरा उसको सुनते, रिकॉल करते हैं। और उसके बाद राहुल गांधी ने जो बेंगलुरु में भाषण दिया था, ये दोनों यहां क्यों सुनाना चाह रहा हूं, आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। और कैसे 2 बैठक में ही 200 रुपए कम कर दिए गए सिलेंडर के दाम के। 4 बैठक के बाद क्या 400 रुपए कम होंगे, वो भी देखना होगा। लेकिन पहले सुनिए उद्धव ठाकरे को। भारत जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसी को लेकर हम आगे जाएंगे। इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है, और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं, और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था, मैं हूं ना, वैसे हम है ना। आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है। और देश की जनता अब इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और 2 मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफी कामयाब रही। मैं खड़गे साहब, आपको, शिव कुमार जी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई। और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे। तारीख तो हम तय करेंगे ही, लेकिन अगली मीटिंग हम मुंबई में करेंगे। सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। तो कह रहे हैं साफ साफ कि अगली मीटिंग महाराष्ट्र में होगी, इन्होंने कह दिया। और महाराष्ट्र में अब परसों से मीटिंग होने जा रही है। परसों बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि शाम 7 बजे परसों
इंडिया का लोगो, जो नया लोगो आने वाला है गठबंधन का, उसका अनावरण होगा शायद, ऐसा कहा जा रहा है। तो बहुत कुछ होना है मुंबई में, और क्या कुछ होगा वो हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी चर्चा में हम जानेंगे समझेंगे। और इस वक्त देखिए लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं मुंबई, और ऐसे तमाम दलों के नेता जो 26 दल के नेता हैं वो पहुंचेंगे, और भी दूसरे कितने कितने दलों के नेता पहुंचेंगे ये भी हम देखेंगे। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए तमाम साथियों को। और फिर इस वक्त हमारे साथ देखिए 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, अजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, शकील अख्तर जी इधर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तेकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत इस्तेकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं क्रम में। खास कार्यक्रम और खास दिन, 200 रुपए सिलेंडर की में कटौती कैसे देखा जाए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? ममता बनर्जी कह रही हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, उधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, तमाम 26 दलों के नेता कह रहे हैं कि अभी 2 ही मीटिंग में आप 200 रुपए कम पे आ गए। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या कहेंगे इस पे? देखिए राजीव जी, स्वागत योग्य कदम है, अच्छा कदम है, 200 रुपए कम किए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर पेट्रोल और डीजल पे कीमतों को कम नहीं किया गया है, मुझे लगता है कि आज की तारीख में पेट्रोल के दाम 70 रुपए होने चाहिए और डीजल के दाम 60 रुपए होने चाहिए, तब कुछ देश के साथ न्याय होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो मोदी जी ने ये कदम उठाया है, इन कदमों को कुछ और आगे बढ़ाना चाहिए। देश के युवाओं को जिस प्रकार से अग्निवीर योजना के तहत उनके नौकरी, उनके समयकाल को कम किया गया है, मुझे लगता है अब इलेक्शन के पहले शायद मोदी जी वो अग्निवीर की योजना को वापस ले लेंगे और फिर वही पुराना कार्यक्रम होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है, इंडिया की जो बैठकें हो रही हैं उससे प्रेरणा लेते हुए और मोदी जी इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से अडानी जी को सारी सरकारी संपत्तियां बेची गई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी शायद उनको भी नेशनलाइज कर दें, सारी संपत्तियों को वापस ले लें। और जिस प्रकार से प्राइस मैनिपुलेशन की बात आई थी, उसमें भी सेबी को शायद ये कहें कि देखिए कानून की दृष्टि में कोई मित्र नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है अभी ये पहला कदम लिया है, अभी तो बहुत सारे कदम मेरे ख्याल से, क्योंकि इलेक्शन में भी 8-9 महीने बाकी हैं, तो और कदम मोदी जी उठाएंगे तो ये स्पष्ट करें ये जो अंतरराष्ट्रीय जगत में, और हो सकता है मोदी जी अब ये भी कहें कि वो अब सेकुलर हो गए हैं। अब जिस प्रकार की लिंचिंग हो रही है और जिस प्रकार का धार्मिक विद्वेष हो रहा है, मणिपुर के अंदर आर्मी को भेज के वहां पे वो अमित जी आपको बीच में रोकना चाहूंगा, राहुल गांधी ने उस समय क्या कहा था, फिर आता हूं आपके पास। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था खासकर बेंगलुरु में, वो सुन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉल करना जरूरी है, सुनते हैं जरा, फिर आता हूं स्वामी जी आपके पास। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए यह नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। मतलब
इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में। तो देश के लिए हम क्या कुछ करने जा रहे हैं इस बारे में बात करेंगे। यहाँ कह रहे हैं खासकर राहुल गांधी, ये बात बेंगलुरु की थी। आइए जरा फिर से चलते हैं, हमारे साथी तमाम साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, स्क्रीन पर ले आइए और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी सीधा आना चाहता हूं। स्वामी जी आप अपनी बात रखिए प्लीज। नहीं, देखिए राजीव जी वही बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय दाम इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस हैं, उसके अनुपात में पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम कर दिए जाएं तो स्वामी जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, तो स्वामी जी तक आते हैं। लेकिन इधर जरा शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूँ। शकील अख्तर जी, ये जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक से पहले ये 200 रुपए हम देख रहे हैं कि उसमें कटौती की गई है गैस सिलेंडर, और उसमें कहा जा रहा है कि ये इंडिया का दम है। ममता बनर्जी जो अपनी बात रख रही हैं, शुरू में इसको देखा जाए और क्या आगे और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं हमें से। देखिए राजीव जी, अब खेल पूरी तरह पलट गया है। पहली बार मोदी सरकार डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। अभी तक कभी किसी चीज पे, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस हो, चाहे दूसरी चीजें हो, कोई कीमत कम नहीं की गई। इस बार कहा जा रहा है कि राखी का तोहफा है, मतलब 9 साल में पहली बार राखी आई है। इससे पहले बहनों ने राखी नहीं बनाई। रसोई की हालत, रसोई का बजट क्या हो गया है ये नहीं मालूम। आज की तारीख में हालत ये है कि न आदमी का रोजगार है और न जो थोड़ा बहुत उसका पैसा है या किसी से कर रहा है वो इतना है कि बाजार से कुछ खरीद के ला सके। रोजगार खत्म और महंगाई जो है वो आसमान पर। तो इस वक्त जो है मोदी सरकार को ये एहसास हो गया है कि अब जो है इस तरह से काम नहीं चलेगा। अब जो है खाली बातों से काम नहीं चलेगा। अब जो है खाली नफरत और विभाजन फैलाने से काम नहीं चलेगा। हमें जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और इसकी भूमिका कैसे बनाई? इसकी भूमिका उस दिन से बनाना शुरू हो गई थी जब पिछले साल राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा शुरू की। राहुल गांधी की यात्रा और उसके बाद जैसा कि आप बता रहे थे कि अब यूरोप जा रहे हैं, वो ब्रिटेन और अमेरिका के बाद एक के बाद एक राहुल जो है इस तरह से काम करते रहे जिससे मोदी सरकार की परेशानियां लगातार बढ़ती चली गई। और आज की तारीख में उसे मजबूर होकर ये फैसला लेना पड़ा। इसके बारे में तो सोच ही नहीं थी, साफ तौर पे कहते थे कि न तो हमारे इस्तीफे होते हैं और न हम कोई फैसला लेने के बाद वापस। मतलब आज जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि आप एक बार कीमत बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ और उसके बाद आप कीमत कम करके हमें कहो कि कीमत कम हो गई। 400 रुपए था गैस के सिलेंडर का दाम, 450 रुपए था गैस के सिलेंडर का दाम 2014 में। आज आपने कहां पहुंचा दिया? 1100 से ऊपर। उसके बाद कह रहे हैं हमने 200 रुपए कम कर दिया। तो जनता आज इस बात को अच्छी तरह समझती है। और देखिए सबसे बड़ी बात जो है, जो आपने कहा, अभी सिर्फ इंडिया की 2 बैठकें हुई हैं और 2 बैठकों में सरकार इस तरह हिल गई है कि उसे ये बात समझ में आ गई है कि जनता इंडिया की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी जी। और इसी वजह से जनता को किस तरह से वो वापस भटका है, जनता में किस तरह से वापस वो अपनी जगह बनाए,
इसके लिए उसने शकील जी आपके पास आता हूं, जरा एक बार फिर से मैं आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास में। स्वामी जी जरा आप अपनी बात रख रहे थे, उसी बीच डिसकंटिन्यू हो गए थे आप, वीडियो आपका डाउन हो गया था, जरा अपनी बात को पूरी कीजिए आप। हाँ राजीव जी, देखिए मैं यही कह रहा था कि जिस प्रकार से कुछ उद्योगपतियों को सारी देश की संपत्तियां दी गई हैं, आज की तारीख में जैसे मोदी जी ने कहा था कि अगर काला धन विदेश से वापस आ जाए तो हर व्यक्ति को 15 लाख मिल सकता है, मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि अडानी जी को जो सारी सरकारी संपत्तियां कौड़ियों के दाम दी गई हैं, अगर वो सारी संपत्तियों को नेशनलाइज कर दिया जाए तो मैं ये मानता हूं कि देश के सभी लोगों को रोजगार देने की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि हो क्या रहा है, कुछ लोग, कुछ पूंजीपतियों की तो आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिससे पर कैपिटा इनकम नहीं घट रही है, जमाखोरी बढ़ रही है, जब परचेजिंग पावर कम हो रही है उसके बावजूद जो इन्फ्लेशन है वो कम नहीं हो रहा है। तो अगर वरदहस्त जो आज सरकार का अडानी जी के ऊपर है और जिस प्रकार से प्राइस का मैनिपुलेशन हुआ है और जिस प्रकार से हिंडनबर्ग और पूरे विश्व के अंदर ये मैसेजेस आ रहे हैं कि अडानी जी जे किस प्रकार से शेल कंपनीज बना के और पैसे को रूट करके और किस प्रकार से वो दूसरे विश्व के सबसे बड़े पूंजीपति बन गए थे, आर्थिक जगत में उनका नाम हो गया था और आज सड़क के नीचे आ गए हैं। वास्तविकता में अगर ट्रांसपेरेंसी आ जाए और अगर अडानी जी की जो संपत्तियां दी गई हैं उनको किसी प्रकार से सरकार वापस ले ले तो हमारे देश के बच्चों को सरकारी नौकरियां भी मिल सकती हैं, देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है और अगर सरकारी नौकरी मिलेगी जो डिस्पैरिटी है वो कम हो जाएगी। तो अभी एक छोटा सा कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इंडिया गठबंधन को इस प्रकार का प्रेशर बनाए रहना चाहिए, ये बताते रहना चाहिए जनता को कि किस प्रकार से उनके हकों को मारा गया है। अभी गैस के दाम कम हुए हैं, अब पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, उसके बाद ऐसा लगता है कि अडानी जी पे इंक्वायरी भी होगी और ईडी से कहा जाएगा कि जितने ये पूंजीपति हैं इनके बारे में पता चला है 100-200 करोड़ के नहीं 20-20, 25-25 हजार करोड़ की जांच करवाएं, जिससे हमारे बच्चों को, देश के बच्चों को नौकरियां मिल सके और ये डिस्पैरिटी है कम हो सके, जिससे अमीर बहुत ज्यादा अमीर ना हो और गरीब बहुत ज्यादा गरीब ना हो। ये समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा, और इस देश में अमीरी और गरीबी के फर्क में कितना बड़ा फर्क हो गया है आप समझ सकते हैं कि 82 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा होना पड़े तो, और इसके बाद भी सरकार कहे कि देखिए हम तो इतने लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, ये मुफ्त में अनाज दे रहे हैं या आपने लाइन में खड़ा कर दिया है, ये सवाल भी दोनों देखने के अपने, वही जो मोदी जी बोलते हैं ना कि आधा गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, तो देखने का नजरिया है अपना। आना चाहता हूं अजय शुक्ला जी आपके पास। अजय शुक्ला जी जरा बने रहिए, चर्चा अभी जारी है। आप समझाइए कि ये इंडिया गठबंधन की जो बात हो रही है उसमें सबसे बड़ी बात कि आज की तारीख में क्या ये माना जाए कि शुरुआती दौर में ही एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी के सामने, मोदी जी के सामने, उनकी टीम के सामने है, जब शुरुआत से क्विट इंडिया का नारा देना शुरू किए, घमंडिया कहना शुरू किए, परिवारजनों कह के संबोधित करना मोदी जी ने शुरू कर दिया। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि इंडिया गठबंधन से परेशानी है। और आज सिलेंडर कम करना, आप बिल्कुल कम कीजिए, लेकिन ये 2 साल 4 साल पहले कम कर सकते थे। आप बढ़ाते गए सिलेंडर के दाम, आप बढ़ाते गए पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, तमाम कीमतें, महंगाई चरम पे है। और उसके बाद अब आप जो थोड़ा थोड़ा कम करके या क्या बताना चाहते हैं, लेकिन एक्सपोज तो हो चुके हैं ना। और अगर एक्सपोज हो चुके हैं तो परिस्थितियां क्या यही रहेंगी 2024 में, या वो भी वहां भी एक्सपोज करेगी जनता? देखिए राजीव जी, मैं समझता हूं कि मैं ये कहने की बजाय कि भारतीय जनता पार्टी की असफलता है, मैं इसे कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की निश्चित रूप से सफलता है और अब उसका डंका बजने लगा है। इतना डंका बज रहा है कि उन्हें मजबूर होना पड़ा 200 रुपए कम करने पे। हालांकि कुछ अखबारों में बड़ा कंफ्यूजनिंग मैंने देखा, एक में लिखा था कि 400 रुपया कम हो गया। मैं बड़ा परेशान कि मुझे 200 पता था। मैंने जब उसे पूरी खबर देखी तो उन्होंने खेल क्या किया था कि उन्होंने कहा 200 रुपया सब्सिडी वो पहले से देते हैं और 200 ये कम कर दिया तो इसलिए 400 हो।
तो मीडिया के जरिए जिस तरीके से अपनी छवि बनाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं, इससे यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बहुत डरे हुए और लगातार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहा है और हर उस मुद्दे को जो जनता को टच करता है, इससे साबित होता है कि आने वाला चुनाव किसी और चीज पे नहीं, मुद्दों पर होगा और ये मुद्दे आज जनता से जुड़े हुए हैं और भाजपा धीरे धीरे मजबूर हो रही है। आप याद करिए 2019 का चुनाव, राहुल गांधी ने अपनी न्याय योजना को जब लॉन्च किया तो मजबूर होकर इन्हें उसी समय में किसान सम्मान निधि और न जाने क्या क्या देना पड़ा। और मुझे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय एक मंत्री थे, उन्होंने कहा था भाई साहब कुछ और हुआ न हुआ हो, ये एक बड़ा अच्छा हो गया किसानों के लिए कि कम से कम राहुल गांधी के कारण ये हम लोगों को मिल गया और हम क्षेत्र में जाके कुछ कहने की स्थिति में आ गए, नहीं तो इस हालत में भी नहीं थे। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं कि इस तरह की स्थितियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन ने मजबूर कर दिया है और उसकी मजबूरी एक नहीं है। तमाम सर्वेज में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार बढ़ रहा है, अभी हाल का वो सर्वे देखा मैंने, उसमें कि 41% ही एनडीए रह गया और इंडिया गठबंधन 49% तक पहुंच गया लोगों की पसंद। तो इस तरीके से जिस तरह से इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उसका लगातार जिस तरीके से ओरा बढ़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को डरा रहा है, नरेंद्र मोदी को डरा रहा है, इसलिए मजबूरन कुछ डिसीजन ले रहे हैं। और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि यदि आपकी सदनीयत होती तो पहले ही कर देते। जब से आपको तो चाहे नेचुरल गैस हो चाहे तेल हो, दोनों इतना सस्ता मिल रहा है 2020 से, इतना सस्ता तो दुनिया में किसी को मिला नहीं। इसके बाद आप इस देश के लोगों को लगातार लूट रहे हैं, ना कि दे रहे हैं, तो आप क्या देंगे? कांग्रेस के समय में 400 रुपए का सिलेंडर हर व्यक्ति के घर में आता था। आज भी जो ये इन्होंने 200 रुपए की छूट दी है, वो चंद समुदाय को ही दी है, या कहेंगे एक वर्ग को ही मात्र दी, सबको नहीं दी। तो इससे पता चलता है ये बस सिर्फ वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन इनकी छूट के बाद भी उतना नहीं हो पाता। कांग्रेस शासित राज्यों में तो 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। तो यह बड़ी बात है उसी वर्ग को जिस वर्ग की ये बात कर रहे हैं। जी राजीव जी सही कह रहे हैं आप। और कांग्रेस शासित राज्यों में ऑलरेडी कांग्रेस ने 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया था, आपको याद होगा, और खासकर राजस्थान में इसकी घोषणा हुई, छत्तीसगढ़ में भी। और अब जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं कि बीजेपी को, मोदी सरकार को भी अब 200 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है और कम होना चाहिए था। और उन लोगों तक जिनको आप उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए थे, वो उस सिलेंडर पर बैठकर जो चूल्हे में खाना और लकड़ी से खाना बना रहे हैं, हम उस सिलेंडर में गैस तो भरवाने की नौबत आ जाए। आगे बढ़े उससे पहले आप लालू प्रसाद यादव जी को बार बार देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, अभी थोड़ी देर पहले भी देख रहे थे। लालू प्रसाद यादव सबसे पहले नेता हैं जो पहुंचे हैं मुंबई। तैयारियां जोरों पे है, उत्साह जोरों पे है। और लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं मुंबई पहुंच के अपने बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ में, जरा सुन लेते हैं। फिर आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी के पास और फिर प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं। पहले रविकांत जी के पास आऊंगा और उनसे जरा समझने की कोशिश करेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ रहा है सामने, लेकिन मुंबई जाने से पहले की ये बाइट है, जरा सुन लीजिए। पटना में, ये मुंबई नहीं, पटना में उन्होंने जो बयान दिया है, मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं, तब सुनिए जरा। मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं आज का दिन। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए आवेदन हटाना। लेकिन तो ये तो सारा उनका जो चेहरा है मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं आज का दिन। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए आवेदन हटाना। लेकिन एनडीए की बैठक मुंबई में, एनडीए की बैठक कर मुंबई में।
और इसी बीच एक खबर और भी आप लोगों को मिली होगी कि एनडीए की भी बैठक और खासकर जो वहां सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार, उनकी बैठक भी मुंबई में होने जा रही है और उसी डेट को हो रही है, 31 तारीख और 1 तारीख। तो ये भी आप, इससे पहले एनडीए की बैठक आपने 18 तारीख को, 18 जुलाई को करवाई दिल्ली में, और अब जब इंडिया की बैठक हो रही है मुंबई में, तो आप मुंबई में एनडीए की बैठक करने जा रहे हैं। और वही यहां पत्रकार पूछ रहे थे और लालू प्रसाद यादव अपने बिहारी अंदाज में बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी के नट्टी पकड़ने जा रहे हैं, नट्टी मतलब गर्दन पकड़ने जा रहे हैं हम मुंबई में। तो ये अपना उनका अंदाज है, बिहारी अंदाज, उस अंदाज में। और आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं और कितनी तैयारियां हैं, अंदर खाने कितना जोश है, वो आप लालू प्रसाद यादव के बीमार शरीर के बाद भी, वो बीमार, किडनी का ट्रांसप्लांट करवाया, सब कुछ है, जेल में रहे, लेकिन उसके बाद भी जो जोश है, जो उत्साह है, वो साफ दिखाई दे रहा है। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, और जरा एक और मसला उसको यहां रखना जरूरी है। जो नाम आ रहा है संयोजक का, उस नाम में सबसे ऊपर एक चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे का सामने आता है। शुरुआत में मैं अपनी बात रखने में उनका जिक्र भी कर रहा था, और उसमें यह आ रहा है कि एक दलित चेहरा है। और आप याद कीजिए कि जब कांग्रेस अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई उनके रूप में, तब भी एक बड़ा झटका था मोदी, बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए। और अब इसको कितना बड़ा झटका के रूप में देखा जाएगा अगर मल्लिकार्जुन खड़गे संयोजक के रूप में पूरे इंडिया अलायंस के नेता के रूप में यहां डिक्लेयर होते हैं तो? राजीव जी, ये बहुत बड़ा दांव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा। कांग्रेस पार्टी ने पहले तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन करके एक बड़ा दांव खेला था। इस देश में तकरीबन 17% दलित आबादी है, और उस दलित आबादी के साथ 7.5%, 8% आदिवासी भी है, और अति पिछड़ा तकरीबन 10 से 15%। ये तो वंचित समाज है, उसका आजादी के बाद एक सपना रहा है कि वो भी, उसके समाज का, उसके समुदाय का कोई व्यक्ति दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराए। शायद इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को तय कर लिया है कि अब वो इस वंचित समाज की उन उम्मीदों को, उन आकांक्षाओं को पूरा करने जा रहे हैं, और इसका काट नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। मोदी ने केवल प्रतीक के रूप में कभी दलित को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन उन्हीं दलित राष्ट्रपति के जरिए दलितों की नीतियों की हत्या कराई गई। अब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन आदिवासियों का कितना जुल्म हो रहा है ये दुनिया देख रही है, भारत तो छोड़ दीजिए आप। एक भाजपा का नेता एक आदिवासी पर पेशाब कर सकता है, ये उसकी हैसियत है, ये उसकी कुवत है, और वो बेचारा आदिवासी ये बाद में कहता है कि साहब छोड़ दिया जाए। ये जो परिस्थितियां बनी हैं इस देश की इस समय, उसमें ये तुरुप का इक्का साबित होने जा रही है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर संयोजक बनाया जाता है तो ये पूरा नैरेटिव चेंज होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अभी जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उसमें एक भी आपको दलित नहीं दिखाई पड़ेगा। ओबीसी से तो उन्होंने बनाए हैं मुख्यमंत्री, लेकिन दलित को कभी उन्होंने मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, और दलितों ने वोट दिया उनको। तो केवल वोट लेना और दलितों का गला घोंटना, ये बीजेपी की राजनीति रही है। आप याद कीजिए ऊना में क्या हुआ था, उसी गुजरात में जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जहां योगी आदित्यनाथ का शासन है। हाथरस की उस बेटी के साथ क्या हुआ, और वहां पर कौन संघर्ष कर रहा था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस पार्टी ने, और खास करके राहुल गांधी ने, इस बात को सुनिश्चित किया है कि अब राजनीति को, लोकतंत्र को इतना विस्तार देना है कि जो हाशिए के तबके हैं, जो समावेशी लोकतंत्र होना चाहिए, उसको वहां तक ले जाना, ताकि इस देश का जो वंचित तबका है, जो सदियों से उस सूर्योदय का इंतजार कर रहा है, उस रोशनी का इंतजार कर रहा है,
उस तक कुछ विकास की नीतियां, कुछ परियोजनाएं पहुंची थी। कुछ शिक्षण संस्थानों से पढ़ करके लोग निकल करके आए, लेकिन आज भी वो स्वाभिमान और वो सम्मान उनको हासिल नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर मिला है, नो डाउट, इसमें कोई तो राय नहीं, और वो भी उसी संविधान के जरिए मिला, डॉक्टर अंबेडकर के जरिए मिला, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही है। कांग्रेस पार्टी उन तमाम चीजों को, चाहे वो गांधी का अंतिम व्यक्ति के आंखों से आंसू पहुंचने का सपना हो, या नेहरू का वो समावेशी राष्ट्रवाद हो, या डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय हो, उस समूचे नीतिगत और सिद्धांतों को आज वो मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए इस देश में रेखांकित करना चाहते हैं और शीर्ष पर इसको स्थापित करना चाहते हैं। और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कन्वीनर बनाया जा सकता है और इसके मैसेज के जरिए कांग्रेस पार्टी का जनाधार फिर से मजबूत होगा, क्योंकि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण ये उनका मूल आधार हुआ करता था। दलित जो छिटका कांशीराम की राजनीति के जरिए, बीएसपी की राजनीति के जरिए, उस दलित वोट को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये जो डेफिनेटली जो फैसला अगर होता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा इंडिया अलायंस के लिए, भारत की राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए, क्योंकि खतरा संविधान पर सीधे, जहां संविधान को बदलने की बात आ रही है, जहां आप बाबा साहब के पूरे मेहनत को, उनके सपने को और उनके सम्मान को एक तरह से हत्या करना चाहते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करके उन तमाम सवालों को भी मुखर करना चाहती है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती होगी वर्तमान बीजेपी सरकार की, ये भी जरा समझते हैं कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरा बनाया जाता है तो एक तरफ इंडिया अलायंस कितना मजबूत होता है वो तो सामने दिखाई दे रहा है, और इंडिया अलायंस में अभी कोई वैसा चेहरा नहीं है, तब भी मजबूती इतनी है कि देखिए 2 बैठक के बाद, पटना और बेंगलुरु की बैठक के बाद मुंबई पहुंचते पहुंचते 200 रुपए पर सिलेंडर कम करने पर बीजेपी सरकार को मजबूर होना पड़ा है। रक्षाबंधन का गिफ्ट बताया जा रहा है, लेकिन क्या, जैसा शकील अख्तर जी कह रहे थे कि रक्षाबंधन क्या पिछले 9 साल में नहीं आया था? ये रक्षाबंधन इसी साल आया है। ये भी एक सवाल है, बड़ा सवाल है। लेकिन अब उसके आगे क्या कुछ दिखाई देता है? क्या राहुल गांधी की चुनौती से भी डर रही है यहां बीजेपी? क्या ये इंडिया की पहली जीत है? क्या उसके बाद आप याद कीजिए, राहुल गांधी चॉकलेट की फैक्ट्री में जाते हैं, चॉकलेट बनाते हैं, वो तस्वीरें, वो वीडियो भी आज एक बार रिपीट जरूर करूंगा। राहुल गांधी उससे पहले जाते हैं दिल्ली के आजादपुर मंडी में और वहां खोजते हैं एक सब्जी वाले को, सब्जी वाला बाद में वो आते हैं, राहुल गांधी के साथ लंच करते हैं, उस तस्वीर को भी आपने देखा। तो इंडिया अलायंस के गठन के साथ साथ राहुल गांधी बाइक पे सवारी भी करते हैं, 800 किलोमीटर की यात्रा लद्दाख में जाके करके आ जाते हैं। ये जो पैरेलली चल रहा है प्रशांत टंडन जी, ये भी तो परेशान कर रहा होगा। और क्या अब जितनी चीजें बाहर नहीं आ रही हैं, मीडिया के जरिए जो एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, रक्षाबंधन का गिफ्ट, भाई को बहन का गिफ्ट या बहन को भाई का गिफ्ट, जो भी कह लीजिए, लेकिन यहां जो परेशानी पैदा की जा रही है इंडिया की तरफ से, उस परेशानी से निपटेगी कैसे बीजेपी? कल ही हम लोग, एक बात इसमें और जोड़ दूं ताकि चर्चा आगे बढ़ाएंगे, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कि बीजेपी जल्दी चुनाव करवा ले। कल हम लोग पूरा न्यूज पॉइंट उसी पे किए थे। आज तमाम मीडिया चैनलों में देख रहा हूं कि उस पर चर्चा चल रही है। ये चर्चा भी है। ये सब तब है जब इंडिया अलायंस मजबूती के साथ अब तीसरी बैठक मुंबई में करने जा रहा है और छन छन के बहुत सारी चीजें आ रही हैं सामने, और ये वो मुंबई है जहां आज की तारीख में इंडिया अलायंस की सरकार नहीं है। प्रशांत जी राजीव जी, 2 बातें याद दिलाना चाहेंगे जो कि यहीं पे चर्चा हुई इसी प्रोग्राम में, कि एक तो क्राइसिस देखिए मोदी साहब के सामने बहुत बड़ी है और क्राइसिस मैनेजमेंट में लगातार वो फेल हो रहे हैं। अभी भी यही हो रहा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट मोदी साहब को नहीं आ रहा है, और इस बात की हम लोग बार बार चर्चा यहाँ पे करते रहे हैं कि मोदी साहब की स्पीच की जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ,
वो 3 दिन की होती है, चौथे दिन उस पर चर्चा होनी बंद हो जाती है। लाल किले से उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की और वो बातें ही रह गई। अब आप देखिए कि केवल गैस के सिलेंडर ही रोल बैक नहीं हुए हैं, तमाम चीजें रोल बैक हो रही हैं। एक बिट्टू बजरंगी का गिरफ्तार होना, 2 विश्व हिंदू परिषद की रैली को अनुमति न देना, जुलूस को, यात्रा को, हरियाणा में लू में, ये कॉर्पोरेट दबाव से हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हो रहा है। आज ही यूरोप की एक बड़ी संस्था ने भारत की डेमोक्रेसी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। अब आप देखिए कल क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, बड़ा नाटकीय है, इसकी चर्चा यहां बार बार होती है। बिहार का जातिवार सर्वेक्षण, सुबह एफिडेविट देती है सरकार कि राज्य सरकार को कोई भी अख्तियार नहीं है जातिवार जनगणना करने का, जातिवार सर्वे करने का, जो जनगणना जैसा दिख रहा है। 4 घंटे बाद वो नया एफिडेविट लेकर आते हैं और उसमें से वो राज्यों के अधिकार वाला मामला हटा देते हैं। शायद उनको लग रहा है कि ये बूमरैंग करेगा, इसका असर उल्टा होगा, तो उसको वो विथड्रॉ कर लेते हैं। यानी अब नीतीश कुमार की जातिवार जो सर्वे है उसकी रिपोर्ट अब आएगी। तो और किसके साथ खड़े हो गए वहां पे सुप्रीम कोर्ट में? आरक्षण विरोधी संस्थाओं के साथ। यूथ फॉर इक्वालिटी जो ईडब्ल्यूएस के पिटिशनर हैं और मंडल कमीशन के समय से आरक्षक, धुर आरक्षण विरोधी, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए। गलत मैसेज जा रहा था, उस गलत मैसेज से घबरा गए। अब आज देखिए चाइना को लेकर आज भी एक हफ्ते पहले, एक हफ्ता भी नहीं हुआ अभी कि जब वो मोदी साहब मिले हैं चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, और आज चाइना ने एक मैप रिलीज कर दिया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को चाइना में दिखाया गया है, अक्साई चीन के इलाकों को चाइना में दिखाया गया है और पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना में दिखा दिया गया। वो मैप चाइना के आधिकारिक अखबार ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट पे आ गए। अब इस पे क्या रिएक्शन करें? आप तस्वीरें इशू कर देते उंगली दिखाते हुए कि आप चाइनीज राष्ट्रपति से कैसे लाल आंख कर रहे हो। तो ये लाल आंख का नतीजा है कि एक हफ्ते के भीतर उसने उल्टी असर मामला बहुत है मोदी सरकार। और आप देखिए कि बहुत सारी चीजें, अब आप एक रोल बैक आप ये भी देखिए कि एम्प्लॉयमेंट के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अभी तक आप कह रहे थे इंटरव्यू देकर कोई पकौड़ा बनाए तो उसको रोजगार नहीं मानेंगे, अब आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो दबाव बहुत है और कभी भी राजनीतिक रूप से लड़ाई नहीं लड़ी है। मुझको लगता है कि अब वक्त ऐसा आ रहा है धीमे धीमे कि उनको राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राजनीतिक लड़ाई सीबीआई से, पुलिस से, ईडी से नहीं लड़ी जा सकती। पहले भी जिन लोगों ने कोशिशें की हैं वो हार गए। मोदी साहब को ये सीखना पड़ेगा कि राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। वाजपेयी जी ने लड़ी, बहुत से नेताओं ने लड़ी है। अब आप देखिए एक और आपको बताया कि तुष्टीकरण 15 अगस्त को उन्होंने बोला। तुष्टीकरण को हम लोग जरा समझ लें कि क्या हो रहा है। कठुआ में, जम्मू में एक मुस्लिम टीचर ने एक स्कूल के बच्चे को मारा, वो जेल में है। वैसी ही घटना हुई मुजफ्फरनगर में, तृप्ता त्यागी नाम की एक टीचर ने मुस्लिम बच्चे को पिटवाया। उसका वीडियो जिसने रिलीज किया वो उसके खिलाफ एफआईआर हो गई, पत्रकार के खिलाफ। लेकिन जो तृप्ता त्यागी है वो आराम से घूम रही है, वो इंटरव्यू दे रही है। ये है तुष्टीकरण, जिसको मोदी जी लाल किले से तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। अब मुसलमानों को भी आप रीच करने की कोशिश कर रहे हैं पसमानदा कहकर।
तो तमाम चीजों पे आपको दिखाई देगा कि बने रहिए, चर्चा अभी जारी है। बेहद दबाव में है और वो दबाव बढ़ते जाएंगे। अडानी, आप देखिएगा कि अडानी मोदी जी के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी बनने जा रहे हैं, बहुत बड़ा बोझ। अभी कुछ रिपोर्ट आने वाली है कुछ दिनों में, और सेबी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कुल मिला के स्थिति यह है राजीव जी कि इंडिया गठबंधन की बैठकों के सामने मोदी जी बेहद दबाव में है। एनडीए गठबंधन मोदी और अमित शाह की बीजेपी नहीं बना सकती, ये उनकी सीमाएं हैं। वो नई पार्टियां नहीं ला सकते, वो उनको भी नहीं ला सकते जो छोड़ के गए इनको। तो ये इनकी सीमाएं हैं। आरएसएस सीमा को जानती है, इसीलिए आरएसएस ने कहा था कि मोदी जी के अलावा भी हमको कुछ सोचना पड़ेगा। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा शकील अख्तर जी, उस समय आपको रोका था, साउंड की दिक्कत थी, हमारे तमाम साथी लिख भी रहे थे, लेकिन सब कुछ अब ठीक है। और आपसे जरा समझना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन की तैयारियों में क्या क्या चल रहा है, जरा बताइए। देखिए, इंडिया गठबंधन की तैयारियों में वो जैसा आपने बताया वो सारी चीजें तो चली रही हैं। एक लोगो है, एक उसमें नई बात और आई है कि उसमें झंडा है, संयोग का नाम है, सेक्रेटरी है, लेकिन ये सब जो बातें हैं वो है एक ढांचे की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन ये सबसे बड़ी बात चल रही है वो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। आपको मुंबई से कोई ऐसी घोषणा करना है जिससे लोगों को लगे कि वो अब अपनी जिंदगी को ज्यादा आसान बना सकते हैं। जनता को ये बातें बहुत पसंद आती हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो अपनी पहली कलम से हम ये आदेश कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में ये मुंबई की तस्वीरें, जी हाँ, मुंबई की तस्वीर है ये। तो इन लोगों तो ठीक है, अच्छा है, और झंडा भी अच्छा है, सेक्रेटरी भी, संयोजक के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ये सब बातें जो है ढांचे की बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, रूपरेखा की बातें। असली जो जनता पे असर बात करेगी, जिससे मोदी जी घबराए हुए हैं, वो यही है कि इंडिया रोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, सरकारी शिक्षा की वापसी, सरकारी चिकित्सा की वापसी, सेना से अग्निवीर स्कीम को हटाए जाने की वापसी, ये क्या कहने वाले हैं। आप देखिए कि इंडिया जो है अब अपनी पूरी फॉर्म में आ गई। उसके फॉर्म में आने की सबसे बड़ी निशानी यह है कि अभी तक की जो दोनों बैठकें हुई उसकी, वो कहां हुई? जहां उसकी सरकार है जी, पटना में हुई। पटना में तेजस्वी की और नीतीश कुमार की सरकार थी, अपनी सरकार थी। बेंगलुरु में हुई तो कांग्रेस की अपनी सरकार थी। मगर बॉम्बे में उसकी हिम्मत देखिए कि वो वहां बैठक करने जा रही है जहां पे बीजेपी, शिवसेना का विद्रोही गुट और एनसीपी का विद्रोही गुट, इन तीनों की सरकार। तो जिसे कहते हैं कि शेर की मांद में जाके उसे चैलेंज देना, ये एनडीए का बहुत बड़ा साहस है, इंडिया का बहुत बड़ा साहस है। और इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये उस मुंबई में हो रही है जिस मुंबई से 1942 में सबसे बड़ा आह्वान किया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ठीक उसी की तर्ज पर अब इंडिया वहां से आह्वान करने वाली है, मोदी सरकार गद्दी छोड़ो। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि अभी जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि साहब 200 रुपए कीमत घटा दी, जनता बेवकूफ नहीं रही है, जनता पूछ रही है कि भाई साहब बढ़ाई क्यों थी जी, घटा दिए तो ठीक है, सुन लिया हमने, और ये तो बताओ कि आप 9 साल से लगातार बढ़ाते क्यों जा रहे हैं? उसकी वजह क्या थी? आपने उस वक्त हमारी मुसीबतों को, हमारी परेशानियों को बिल्कुल सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। लेकिन अब वो कांग्रेस ने और खड़गे जी ने बहुत कहा है कि जब वोट लगे घटने, खैरात लगी बटने जी, तो बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अब जो है 5 विधानसभाओं का, वैसे तो 4 विधानसभाओं के चुनाव, चारों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, मिजोरम में भी है 5 बार। बीजेपी की हालत कहीं पे भी अच्छी नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का क्लीन स्वीप जा रहा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अच्छी है, तेलंगाना में बीजेपी कहीं कुछ है ही नहीं है,
वहाँ डायरेक्ट फाइट केसीआर से और कांग्रेस के बीच में है। तो ऐसी स्थिति में आज जो है मोदी सरकार के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आई हुई है। और वो मुश्किल क्या है कि जैसे हम लोग संयोजक की बात कर रहे हैं, संयोजक का बनना न बनना, या मीडिया एक नई चीज़ उछाल रही है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा साहब जी, तो ये सब विवाद के मुद्दे उछालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसका उतना महत्व हमें नहीं लगता कि अब है। महत्व सिर्फ इस बात का है कि इंडिया की तरफ दूसरे विपक्षी दल कौन कौन हाथ बढ़ा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मायावती जी ने अभी आपने देखा कि मीडिया को बहुत कस के डांट लगाई थी। किस बात पे? एक मीडिया ने उनके नाम को गलत तरीके से पेश किया, तो मायावती जी ने कहा कि मेरा नाम सब लोग सम्मान के साथ बहन जी लेते हैं, आप मुझे बहन जी कहेंगे, कुछ और नहीं कह सकते जी। पहले मायावती जी इस तरह की बात नहीं कर रही थी, कुछ सालों से चुपचाप बैठी हुई थी वो। तो अगर मायावती इस बात को समझ गई हैं कि बीजेपी के साथ रह के मेरा सारा काडर खत्म हो जाएगा, दलित मेरे साथ नहीं रहेंगे, और इंडिया के साथ जाके मैं वापस अपनी पुरानी ताकत, मेरा जो पुराना ग्लो था, मेरा जो पुरानी ताकत थी, उसको वापस ला पाऊंगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह चौटाला आज हरियाणा में ख़त्म हो गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा उनके पास, तो वो वापस आ रहे हैं, बार बार अपनी रिक्वेस्ट पहुंचा रहे हैं कि मुझे बुला लीजिए। तो ये ऐसे बहुत सारे दल हैं। और आप देखेंगे जैसा आप बता रहे थे कि असम से अजमल, तो ये सब आएंगे क्यों? देखिए, जहाँ पे शहद होता है, जहाँ पे ताकत होती है, वहाँ सब आके गिरते हैं जी। आज की तारीख में ये सबको समझ में आ गया है कि इंडिया बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है, और इस इंडिया की ताकत के ज़रिए ही वो मोदी जी को सत्ता से हटा सकते हैं। तो यही वजह है कि ये मुंबई की बैठक बहुत सफल होने वाली है, और ये एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट है जी। ये एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट है। मुंबई की बैठक जो होने वाली है उसमें बहुत कुछ होने जा रहा है। उससे पहले डर जो है वो मोदी सरकार और खासकर बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा है। बीजेपी को अभी 4-5 राज्यों में अलग अलग मोर्चों पर लड़ना है, और सबसे बड़ी बात कि खासकर 3 राज्यों में तो आमने सामने की लड़ाई है बीजेपी की। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई, और इसके बाद 2 राज्य तेलंगाना में बीजेपी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और मिजोरम में मणिपुर के कारण अच्छी हालत नहीं है। तो ऐसे में 5 राज्यों में बीजेपी क्या कुछ भी हासिल कर पाएगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच अगर इंडिया अलायंस इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ता है तो 2024 कैसा रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, और शायद उसी की तैयारी। लेकिन क्या सिर्फ सिलेंडर की कीमत कम कर देने मात्र से इंडिया की जो मजबूती है वो कम हो जाएगी? क्या और भी 2-4 चीजों की कीमतें कम कर देंगे तो आप वो पालेंगे जो आपने पिछले 9 साल में गंवाया है, और खासकर पिछले 2 साल में गंवाया है, और ना कहें तो खासकर साल भर में, यानी कि राहुल गांधी जब से पदयात्रा पे निकले हैं उसके बाद से जो गंवाया है। क्योंकि पोल खुल रही है, एक्सपोज हो रही है बीजेपी, और इसलिए यहां जरूरत है कि कौन किस ढंग से कैसे एक्सपोज कर रहा है वो समझें। आगे समझेंगे, लेकिन एक कमेंट चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे भी, कैसे देखा जाए ये सिलेंडर की कीमत को कम करना, आपका नजरिया? राजीव जी, अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, और एक ऑटो रिक्शे वाला है, वो कह रहा है कि अगर हमको सिलेंडर 5,000 रुपए का लेना होगा और पेट्रोल 500 रुपए लीटर लेना होगा तो मोदी जी को जरूर जिता के लाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये 200 रुपए सिलेंडर कम होने का मतलब क्या है। मतलब आम जनता अब ये बात समझने लगी है कि अगर मोदी जी आएंगे तो मोदी जी अब 500 रुपए लीटर जो है वो करवा देंगे पेट्रोल को, और गैस सिलेंडर हो जाएगा 5,000 का 2024 के बाद, अगर मोदी जी आते हैं तीसरी बार। तो ये आम जनता के बीच मुझे लगता है संदेश जाना शुरू हो गया है। और अगर ये संदेश आम जनता के बीच जा रहा है तो राजीव जी, मुझे लगता है मोदी जी के कान जो हम तो हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं, मन की बातें वो भले ही अपनी करते हैं मगर वो तो सब लेते रहते हैं। तो उनको भी मालूम पड़ गया है कि जनता ये सोच रही है कि अगर मोदी जी 2024 में आ गए तो गैस सिलेंडर जो है 5,000 रुपए का हो जाएगा। तो मोदी जी ने भी 200 रुपए जो है वो कम किए हैं। तो चूंकि यहाँ सब कुछ मोदी जी करते हैं, वो गैस कंपनियां तो कम करती नहीं है 200 रुपया, सब मोदी जी करते हैं। दाम भी जो है वो बढ़ाते हैं तो मोदी जी बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो वही मोदी जी करते हैं।
तो मोदी जी ने कम किए। इसी तरह राजीव जी आपको याद होगा जो हिमाचल में उपचुनाव हुए थे मंडी लोकसभा का और विधानसभाओं के, उसमें जब भारतीय जनता पार्टी हारी थी तो उसके बाद भी तेल के दाम कम किए गए थे। तो ये जो दाम कम किए गए हैं, जो रक्षाबंधन का त्योहार है, तो ये उसी का नतीजा है। अब ये पूछा जाना चाहिए कि रक्षाबंधन का त्योहार पे तो आप ये गिफ्ट दे रहे हैं मोदी जी, लेकिन जो अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में कह के आए थे कि वो बहनों को जो है वो सिलेंडर मुफ्त मिलेगा होली और दिवाली पे, वो सिलेंडर कहाँ चले गए? वो होली और दिवाली निकल चुकी है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों का तो सिलेंडर बाकी अभी मोदी जी के ऊपर 2 सिलेंडर बाकी हो गए होली और दिवाली के। तो ये कुल मिला के इस तरह की चीजें, मुझे लगता है राजीव जी की सरकार भी समझ चुकी है, मोदी भी समझ चुके हैं कि स्थितियां खराब है, जनता मूल मुद्दों पे बातें कर रही है। और इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, उसके बाद वहां से अगर कोई घोषणाएं होती हैं और खासतौर से महंगाई को लेकर, रोजगार के सवाल को लेकर के कोई घोषणाएं होती हैं, तो मोदी जी के तो सब जुमले होते हैं। वो तो अमित शाह जी बता चुके हैं ये मोदी जी जुमला फेंकते हैं। देखिए इंडिया गठबंधन में तो किसी ने कहा नहीं कि वो जुमला फेंकता है, वो तो कहते हैं जो हम करते हैं वो वही वायदे करते हैं जो हमें करना है तो करेंगे। और कांग्रेस की सरकारों ने साबित किया है कि जो उन्होंने घोषणाएं की उनको सरकार बनने पर लागू किया। तो इसका संदेश फिर जनता में जाएगा, इस मतलब वहां से जो घोषणाएं होंगी। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सरकार के अंदर परेशानी बढ़ी है और ये चीज समझ में आने लगी है कि पैसा तो मिल सकता है अडानी जी से, कॉर्पोरेट घरानों से, मगर वो पैसा लेने के लिए वोट तो जनता की चाहिए। क्योंकि देश बेचने का लाइसेंस भी अगर आपको लेना है तो जनता का जनादेश मिलेगा, तभी आपको देश बेचने का लाइसेंस मिलेगा। तो वो लाइसेंस हासिल करने के लिए जो है जनता से ये महंगाई पे जो है वो लगाम लगानी पड़ेगी। अब जैसे हमारी वित्त मंत्री ने पहले कह दिया था वो प्याज नहीं खाती है, वो कह सकती है वो तो गैस नहीं खाती है, कुछ भी कहा जा सकता है, कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। पेट्रोल नहीं पीती है और बढ़ने दो, ऐसे भी कह सकती है। लेकिन अब ये समझ में आ गया है कि ये सब कहने से चीजें उल्टी होने लगती हैं और जनता इसका रिएक्ट करने लगती है। तो मुझे लगता है ये परेशानियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बढ़ने वाली है और ज्यादा बढ़ेंगी। अब देखते ये है राजीव जी आने वाले समय में और किन किन चीजों के दाम कम होते हैं। अभी ये किसी ने कमेंट किया, कहीं मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, कि चुनाव आने वाले हैं, मोदी जी रेवड़ियां लेकर के आए हैं। अब मोदी जी रेवड़ियां ले आए हैं सिलेंडर की, तो लेकिन सवाल ये है कि जो 200 रुपया आपने कम किया है मोदी जी, अब ये जो आपने 9 साल जो लोगों का जो दिया है हर सिलेंडर पे ज्यादा, इसको कौन वापस करेगा? तो ये 15 लाख जो लोगों के खाते में आने थे वो तो आए नहीं, और खाते में से निकल आओगे सिलेंडर आपने 400 रुपये वाला कर दिया 1400 का। तो अब ये सब चीजें मुझे लगता है जनता भी अच्छे तरीके से समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी जो है कुल मिलाकर के अब यही है, और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है मुद्दों पर बातें होंगी राजीव जी, मुझे लगता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और जिस तरीके से बातें हो रही है सब लोगों की, और ये भी तय हो रहा है कि अब कौन बनेगा, कहाँ क्या चीजें होंगी, तो सबके नतीजे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी जी की भी परेशानियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और लगता है कि कुछ तारा हाथ बचा नहीं है, तो इसलिए सारी चीजें हो रही है। फिलहाल देखते हैं अभी 200 रुपये कम हुए हैं, आशा करनी चाहिए कि एक आध महीने में सिलेंडर जो है 400 रुपये पे आ जाना चाहिए की जानी चाहिए। लेकिन क्या इन दाम कम करके ये जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म कर पाएगी बीजेपी? क्या बीजेपी के लिए अगला चुनाव कुछ प्रोडक्ट्स के दाम कम कर देने के बाद से आसान हो जाएंगे? अगले चुनावों में, मतलब लोकसभा के चुनाव से पहले जो विधानसभा के चुनाव हैं वो भी। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जरा आपसे उस इकोनॉमी को समझना चाहता हूं। क्या दाम कम कर देने मात्र से बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, मोदी जी के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, अब तो बीजेपी के अंदर खाने भी मोदी जी के खिलाफ बातें हो रही हैं? सुब्रमण्यम स्वामी को देखिए, स्वामी जी एक ने 3-3 ट्वीट करके कह रहे हैं कि मोदी जी अब आपका समय आ गया है, आप दर्शक दीर्घा में चले जाइए, आप अडवाणी जी के साथ जो जिस पंक्ति में वो बैठे हुए उसी पंक्ति में बैठ जाइए, ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी एग्जेजरेशन नहीं है, जो है वही कह रहा हूं। कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक शब्द जो बार बार उपयोग में आता है आपकी चर्चा में, उसमें अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। देखिए, खड़गे साहब केवल दलित नेता नहीं है, खड़गे साहब भारतवर्ष के एक ऐसे नेता, तपे तपाए नेता हैं जिनका संघर्षमयी इतिहास रहा है। अगर 142 करोड़ जनता देश की खड़गे साहब का इतिहास पढ़ लें, किस प्रकार से जीवन में संघर्ष करके, और वास्तविकता में राजीव जी, आज मैं सारे राजनीतिक लोगों को देखता हूं तो खड़गे साहब जो है असली भारतीय दिखते हैं, जो कोर भारतीय होते हैं, जो बिल्कुल खाटी भारतीय होते हैं। धोती पहनने वाले कितने नेता हैं राजीव जी?
हिंदुस्तान की राजनीति में, और उस व्यक्ति को देखकर इतनी श्रद्धा का भाव उभरता है। और आप देखिए कि ऐसा लगता है ये 36 बिरादरी के नेता हैं खड़गे साहब, ये एक दलित जाति के केवल नेता नहीं है, ये 142 करोड़ लोगों के नेता हैं, क्योंकि वो भारतीयता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है और संगठन का प्रतीक है। अब सवाल ये उठता है, अगर श्वेत पत्र राजीव जी ले आए, भारत सरकार एक श्वेत पत्र ले आए, ये केवल आपने सीनियर सिटीजन का रेलवे के अंदर 50% जो हम लोगों को डिस्काउंट मिलता था वो बंद कर दिया। आपने जिस प्रकार से $135 पर बैरल पे जो पेट्रोल डीजल के प्राइस थे, पेट्रोल डीजल के प्राइस वही रहे और प्राइसेस $80 पे आ गए। इसका मतलब यह है कि आपने 2-2.5 लाख करोड़ पर ईयर का पेट्रोल और डीजल से पूरी तरह से शोषण किया है। और जिस प्रकार से आपने देश की आपने बच्चों को, इस देश के युवाओं को राजीव जी सरकारी नौकरियां नहीं दी। आपने सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी कि आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो न बढ़े, और आपने ये कहा कि देखिए फिस्कल डेफिसिट को हमने कंट्रोल कर लिया। अरे इस देश की जनता, युवा बच्चे जो 5-5, 10-10 हजार रुपए महीने अपने माँ बाप के पेट को काट के माँ बाप खर्च करते हैं, उससे खर्च करा दिया, और वो बेरोजगारी में बच्चे और उनके माता पिता जो है परेशानी की स्थिति में हैं। आप रोजगार सरकारी दे नहीं रहे, प्राइवेट सेक्टर में उनका शोषण हो रहा है, और दूसरी तरफ से आप जो है ये बेरोजगारी का आलम है, और देश की सारी संपत्तियां पूंजीपति को दे रहे हैं। 100-100, 200-200 करोड़ पे तो आप ईडी को भेज देते हैं, जहां 20-25 हजार करोड़ के घपले हैं वहां ईडी नहीं जाती है। और जो सेबी ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी है वो आंख खोलने वाली राजीव जी रिपोर्ट है। और इसका मतलब यह है कि अगर केवल एक कदम उठा ले, केवल मैं इस बात की गारंटी देता हूं, जैसे मोदी जी ने गारंटी दी थी ब्लैक मनी आ जाएगा तो 15 लाख सबको मिल जाएंगे। अगर अडानी जी की संपत्तियों की विस्तृत जांच हो जाए, पूरे हिंदुस्तान में किसी और जांच की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जिस प्रकार से ये सारा ब्लैक मनी रोटेट होके बाहर से अंदर आ रहा है, अडानी पोर्ट के अंदर जिस प्रकार से ड्रग्स स्मगल होके आ रही हैं, पूरा पर्दाफाश हो जाएगा और देश के सारे बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी, युवाओं को नौकरियां मिल जाएंगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक केवल जांच अडानी जी की विस्तृत होने की आवश्यकता है। ईडी सीबीआई को अगर मोदी जी ये आदेश दे दें, कल से ये अडानी जी के पीछे लग जाएं, देश की 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मतलब बहुत बुरी तरह फंसी हुई सरकार दिखाई दे रही है। इस बीच हम एक पोल कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव कौन जीतेगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक पोल लगाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। एनडीए पहला, इंडिया दूसरा, अदर्स तीसरा। आप जरूर पोल कीजिए। जरा इस चर्चा के दौरान समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है 2024 में। अभी तक 548, 557, 560 लोगों ने लगभग पोल किया है और तो फिर किस बात का कहेंगे? भिखारी बना के छोड़ दिया है कि 5 किलो अनाज के लिए हम लाइन लग रहे हैं, बस यही हमारी जिंदगी हो गई। साहब यह सोच होती है, कांग्रेस की यह सोच रही थी कि हम आपको मजबूत बनाएंगे, आप हमसे भीख मत मांगो, आके आपको हम इस स्थिति में ले आके खड़ा करेंगे कि आप खुद पैसा फेंक के खरीदने की हैसियत में होंगे। यह सोच होती थी और इसी के बूते 27 करोड़ है या 23 करोड़ है, उतने लोगों को मनमोहन सिंह सरकार में गरीबी रेखा से बाहर करके मध्यम वर्ग में लाया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हुआ? उल्टा उससे ज्यादा धकेल दिए गए गरीबी रेखा में। और उसके बाद कहते हैं ये किसान की आय दोगुनी करने की बात कही थी। किसान आज रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो रही। दूसरी चीज सैनिकों की सुरक्षा की बात होती थी। आज स्थिति यह है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जितने हमारे सैनिक शहीद हुए, इतने 1947 से लेकर 2014 तक शांति काल में कभी भी शहीद नहीं हुए, सब मिला के नहीं हुए, और ये अकेले इतने पीरियड में हो। तो साहब क्या करेंगे? पहले एक जवान शहीद होता था, सारे अखबारों में जाने कितनी खबरें होती थी, उनके सम्मान में कसीदे पढ़े जाते थे। आज क्या है? आज मीडिया हाउसेस को डायरेक्शंस है
कि आप उसे दिखाएंगे नहीं, उसे बहुत प्रमुखता से नहीं छापेंगे, बस यदि होगा तो इंफॉर्मेटिव होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये दशा हो गई है, यही स्थिति चैनलों पे कर दी गई है। तो झूठ बोल बोल के आपने देश के साथ जो किया वो निश्चित रूप से देश के लिए घातक है। और आखिरी बात ये कि आप कहते थे चीन की बात, मुझे लगता है पुरुषोत्तम जी बता रहे थे इसी को लेके कि चाइना के साथ आप बात करते थे, लाल आंखें दिखाएंगे और न जाने क्या क्या करेंगे, और स्थिति ये है उनके आगे हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं, जैसे खड़ा हो गया हो नौकर, बिल्कुल उस स्टाइल में आप नजर आते हैं। और उसके बाद में होता क्या है, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आपसे पर्सनल मीटिंग करनी है, अकेले मीटिंग करनी है, और मीटिंग करके आते हैं और देश का नक्शा ही बदलवा देते हैं। देश से 2 राज्यों की तमाम सारी सीमाएं हमारे देश से चली जाती हैं, यह हालत हो जाती है। तो आप अपने देश का भूगोल बिगाड़ने पे तुल गए, भविष्य भी बिगाड़ रहे हैं, वर्तमान भी बिगाड़ रहे हैं। तो आप बना क्या रहे हैं? बनाया तो आपने कुछ है नहीं, बिगाड़ सकते हैं। और उन्होंने जिन्होंने बनाया था, जिनके बूते आज हम इसरो चंद्रयान भेज रहा है और न जाने क्या क्या कर रहा है, उनको आप बताते हो। अरे हुजूर, वहां के वैज्ञानिक भी उन्हीं संस्थानों से पढ़े हैं जो नेहरू ने बनाए थे, और वो वहीं पर रिसर्च कर रहे हैं जो नेहरू ने बनाए थे। आपने कुछ नहीं बनाया, आप सिर्फ क्रेडिट ले सकते हो और वही ले रहे। तो यह स्थिति है इस देश का, यह सत्य हो गया जी। बिल्कुल, देश और देश की राजनीति और उसमें कैसे फंसी हुई दिखाई दे रही है बीजेपी, कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर के साल भर से बातचीत चल रही थी। नाम तो अभी आया है, लेकिन ऐसा एक गठबंधन हो, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम दूसरे दल जो हैं साथ साथ आए, और उसके लिए नीतीश कुमार काम कर रहे थे। कई दौर की मीटिंग्स हुई दिल्ली में, उसके बाद नीतीश कुमार वेस्ट बंगाल जाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलते हैं, वो केसीआर से मिलने जाते हैं, बहुत कुछ यहां करते हुए दिखाई दिए। और फाइनली ये होता है कांग्रेस पार्टी, फिर नीतीश कुमार की पार्टी, फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी और समाजवादी पार्टी, उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, सब एकजुट हो जाते हैं। ऐसे 26 दलों के नेता एकजुट होते हैं, नाम निकल के आता है इंडिया, और यहां से एक मजबूती। आज जब हम आज की तारीख 29 अगस्त 2023 को जब चर्चा कर रहे हैं, तो एक गठबंधन की कर रहे हैं दोस्तों। आज से ठीक 2 दिन बाद हो सकता है 26 जो आज हम कह रहे हैं, 2 दिन बाद आपको सुनने को मिले कि यहां 26 नहीं बल्कि 32 या 30 दल आ गए इसमें, इस गठबंधन में। और 2024 चुनाव के बाद शायद हम ये चर्चा करें कि सरकार बदल चुकी है, इंडिया की सरकार है, क्योंकि जिस मजबूती के साथ इंडिया यहां आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसका विश्लेषण हमारे तमाम साथी कर रहे हैं, उस दम पे मैं ये बात कह रहा हूं। किसकी सरकार आए, किसकी सरकार जाए, यहां पॉलिटिकल पार्टी हम लोग नहीं हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देश की जनता के साथ हम हैं, और हम भी उसी में से एक हैं। इसलिए हम जो देख रहे हैं वो आप तक रख रहे हैं। इस बीच एक पोल लगाया हुआ है, और आप लोग उस पोल में भाग जरूर लीजिए, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग एनडीए के फेवर में हैं और कितने लोग इंडिया के फेवर में हैं, और कितने लोग कहते हैं कि कोई तीसरी पार्टी बन सकती है, अदर्स। तो देखिए, अभी तक 2600 पे उनको नहीं कहा जाता है कि आप बजरंग दल में शामिल हो जाइए, किसी और हिंदूवादी संगठन में शामिल हो जाइए। वो जो अनुराग ठाकुर कहते हैं ना, गोली मारो वाली बात, वो नहीं करते हैं। तो जो दलित है वो दलित ही बना रहे, या जो दलित पिछड़ों का जो बच्चा है वो ऐसे ही मरता रहे, उसके दिमाग में आप जहर भर दीजिए, नफरत पैदा कर दीजिए। अगर सदियों तक किसी समाज को विकलांग करना है और देश को बेबस और लाचार करना है, तो उसके भीतर यही नफरत आप भर दीजिए, उसके विवेक को नष्ट कर दीजिए। मोदी जी ने यह लगातार कोशिश की, लेकिन इस देश का जो जनमानस है वो ठोक बजा करके देख चुका है, और अब वो इंतजार कर रहा है कि कैसे उसे मौका मिले मुक्ति पाने का। इंडिया अलायंस उसके लिए एक बड़ा माध्यम बन रहा है। और जो मोदी जी कहते थे कि साहब कोई है ही नहीं, मैं अकेला सब पर भारी, और यहां एक एक क्षत्रप उनसे ज्यादा अनुभवशील
उनसे ज्यादा नीतिगत फैसले लेने में मैच्योर और उनसे ज्यादा वो अपनी कार्य कुशलता के लिए जाने जाते हैं। उसमें चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या शरद पवार हो, नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो, आप एक एक नाम गिन लीजिए जिनका कद, जिनका अनुभव, जिनकी कार्यकुशलता, जिनके नीतिगत फैसले वो नरेंद्र मोदी से आपको 21 नहीं, कई बार आपको वो 42 साबित होंगे। इस बात को भी जनता देख रही है, समझ रही। और इस बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो कई बार चर्चा से, आज चर्चा कम हुई, कि जो सारे सत्ता के वैभव से, उसके आकर्षण से परे, और मुझे कई बार राहुल गांधी में बुद्ध नजर आते हैं कि जो, और बुद्ध इसलिए कि जिसके परिवार ने 3-3 प्रधानमंत्री दिए हों, वो जन्मजात राजनेता, जिसके बारे में मोदी जी कहते थे कि वो तो युवराज हैं, उनको तो साहब सत्ता मिलेगी ही, वो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए। लेकिन राहुल गांधी ने इस देश के सबसे बड़े दार्शनिक और इस देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु के बराबर, मैं आध्यात्मिकता में तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो किरदार था कभी बुद्ध का, उसके बराबर खड़ा कर दिया है। और दूसरा, मुझे गांधी भी कभी याद आते हैं कि जो राष्ट्रपिता जिसने 1916-15 से लेकर के और 47 तक इस देश को एकजुट किया, धर्मों के लोगों के भीतर की जो नफरतें थी वो दूर की, दलितों को अपने साथ जोड़ा, महिलाओं को सशक्त बनाया कि वो स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो, और उसके बाद वो व्यक्ति अनासक्त होकर के देश में जो पनप रही उस समय की नफरत और हिंसा थी, उसको मिटाने के लिए वो नोआखली में था, जब इधर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था। वो राहुल गांधी इस पूरे इंडिया अलायंस में और जनता के बीच में वो संघर्ष करते हुए वो एक ऐसी उम्मीद पैदा कर रहे हैं कि नहीं, ये देश इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है। और राजीव जी, सारे विद्वान लोग यहां बैठे हैं, याद कीजिए चर्चिल से लेकर के न जाने कितने लोगों ने भारत के बारे में ये सोचा था, ऐलान किया था, लिखा था कि ये देश बहुत जल्दी टूट जाएगा क्योंकि ये राष्ट्र है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र कैसे टिकेगा क्योंकि इस देश में 80% से ज्यादा लोग निरक्षर हैं, 85%, 90% के लोग गरीब हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सिद्धांत यह कहता है कि जहां पर गरीबी रही वहां तानाशाही पैदा हुई। लेकिन भारत ने और भारत के लोगों ने, जिनका इस्तकबाल करना चाहिए, उन्होंने इस बात को साबित किया कि अगर उन्हें कोई नेहरू मिला, अगर उन्हें कोई राजीव मिला, अगर उन्हें कोई मनमोहन सिंह मिला, अगर उन्हें कोई अटल बिहारी वाजपेयी मिला, तो उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को बनाने में अपने प्राणपण से योगदान दिया। लोगों के विश्वास को इन सरकारों ने बनाए रखा। लेकिन मोदी जी ने जुमला, झूठ, फरेब, छल और यहां तक कि अत्याचार करते हुए, ये महंगाई क्या है, इससे बड़ा अत्याचार कोई हो सकता है क्या? आप तो मजाक कह दें कि साहब हम प्याज नहीं खाते, या स्मृति ईरानी जी कहें कि सिलेंडर अब कोई मतलब नहीं है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है तो चूड़ी अब नहीं भेज सकती वो मोदी जी को। ये जो अत्याचार हुआ है इस देश की जनता पर, उस अत्याचार के सामने अब वो एकजुट हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए इंडिया अलायंस भी बन रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री ये कह रही, जनता की नब्ज कह रही है, जमीन ये कह रही कि अब आओ और पलट दो इसको। जो वो कविता है दिनकर की कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये वही दौर है राजीव। लेकिन किसके दिन अच्छे आने वाले हैं प्रशांत टंडन जी? दिन तो राजीव जी भारत के अच्छे आएंगे और तमाम लोकतंत्र की चाहत रखने वालों के दिन अच्छे आएंगे। देखिए मोदी जी के साथ एक दिक्कत क्या है
कि वो 21वीं सेंचुरी के नेता नहीं है, वो कोई पौराणिक काल के राजा महाराजा हैं। तो वो और उनके अंदर वैसा कॉन्फिडेंस भी नहीं है। आप देखिए टेलीप्रॉम्प्टर ऑफ होता है तो गड़बड़ा जाते हैं। राहुल गांधी की तरह जाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते दुनिया के किसी भी कोने में। अभी आप देखिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वॉशिंगटन में अमेरिका दौरे के दौरान, एक ही सवाल में सारा भूगोल बदल गया उनका। अब टेलीप्रॉम्प्टर देख के तो राजीव जी आप मुझसे 1 घंटे की क्वांटम फिजिक्स में स्पीच करवा दे, मैं कर दूंगा। लेकिन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कॉन्फिडेंस मोदी जी के अंदर नहीं है। तो मोदी जी एक जिसको कहें कि लेबोरेटरी कंडीशंस में परफॉर्म करते हैं, लैब कंडीशंस में, कि मीडिया साथ हो, सोशल मीडिया हो, आईटी सेल हो, गाली देने वाले लोग हों, वो सारे लोग हों तब वो परफॉर्म करते हैं। इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं। दिक्कत मोदी जी के साथ वही है कि वो राहुल गांधी को जो प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि वो राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को, इन दोनों को फेस नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी के एक अलग तरीके का एंगेजमेंट है और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो एक्सपीरियंस है, जो उनकी वाक्पटुता है, विट है उनका, जो 4 भाषाओं में वो धारा प्रवाह बोलते हैं, लंबा एक्सपीरियंस है। वो किताब पढ़ के नहीं आता है, वो 50 साल का संसदीय अनुभव है। और कहां से उनकी यात्रा है समाज से, कितनी लंबी यात्रा उन्होंने की है, हजारों साल की यात्रा एक जीवन में की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आप उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और आप देखिएगा, हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं, बहुत सी बातें सही भी हो जाती हैं अक्सर, ज्यादातर, कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे मोदी जी अपने आप को बहुत लोकतांत्रिक बताने की, दिखाने की कोशिश करेंगे। G20 की अध्यक्षता खत्म हो रही है। अगले महीने सितंबर में जब G20, उसके बाद वो अध्यक्षता ब्राजील के पास चली जाएगी। आपको साल भर तक अध्यक्षता मिली, आपने क्या झंडे गाड़ दिए दुनिया में, अपना ही मसला नहीं सॉल्व कर पाए चीन के साथ आप G20 की अध्यक्षता में। आप यूक्रेन में एक जो सर्वसम्मति एक प्रेस रिलीज नहीं इशू करवा पाए। आप सोचिए, यूक्रेन के मामले पे 2 बार बैठकें हुई, दोनों बार विफल हुई। और अब तीसरी बार आप देखिएगा कि वो क्या हुआ, रूस और चीन के दबाव में नहीं कर पाया कि यूक्रेन पे एक सर्वसम्मति जो है वो प्रेस कम्युनिके इशू हो जाए, एक बयान इशू हो जाए। तो आप वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, देखिए भारत बहुत बड़ा देश है, आर्थिक शक्ति है और रीजनल शक्ति है, एशिया का बड़ा देश है, भारत की बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत को अगर आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपकी पर्सनालिटी हो। नेहरू जी के साथ क्या था? नेहरू जी के समय भारत की ये स्थिति नहीं थी जो आज है, लेकिन नेहरू अपनी व्यक्तित्व के सहारे दुनिया पर राज करते थे। तो ये मोदी जी की कमजोरी है और मुझे लगता है कि वो उससे उभरेंगे, या कोई उनको ऐसा कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मिले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम पेश करना सिखाए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। 21वीं सेंचुरी के नेता बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपने 10 साल काट दिए, ये मतलब इतिहासकारों के लिए बड़ा मतलब मजाक का विषय होगा। राजीव जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं शकील अख्तर जी, तो क्या अब चुनाव के समय, जैसे अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक होने की भी कोशिश करेंगे, डेमोक्रेसी पे आस्था दिखाने की कोशिश भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आने वाले चुनाव, जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्या
मणिपुर जाने की भी कोशिश करेंगे? एक ये सवाल भी मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं, देश के लोग, मणिपुर छोड़ दीजिए, देश के लोग पूछ रहे हैं कि क्या मणिपुर भी जाएंगे? और जाए ना जाए, लेकिन ऐसे मुद्दे क्या परेशान नहीं करेंगे 2024 के चुनाव में? एक तरफ आपको परेशान तो इंडिया गठबंधन कर ही रहा है, दूसरी तरफ ऐसे मुद्दे, चाहे मणिपुर है, चाहे नूह है, चाहे ट्रेन है, चाहे और भी कितनी सारी घटनाएं हैं, मुजफ्फरनगर की घटना है, या इतनी तमाम घटनाएं अखलाक से लेकर के मुजफ्फरनगर तक, कठुआ तक। देखिए, जैसे जैसे मैच फंसता चला जाता है, बैट्समैन नए स्ट्रोक खेलने की कोशिश करता है, लेकिन नए स्ट्रोक चूंकि उसको प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए लगातार असफल होता है और फिर वापस वो अपने पुराने स्ट्रोक्स पे ही आ जाता है। जी, आज मोदी जी जो है, अगर नए स्ट्रोक खेलने की कोशिश भी करेंगे तो वो बहुत ही गलत तरीके से उसको खेलेंगे। इसलिए हमें नहीं लगता कि मोदी जी कोई नए स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं। वो अपने हिंदू मुसलमान पर और ज्यादा जोर के साथ वापस आएंगे। लेकिन देखिए, हम यहाँ पे एक बात कहना चाहेंगे कि दो बातें हम हमेशा से कहते रहे हैं। एक ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जीती, उसका कर्नाटक जीती। आप देखिए, माहौल एकदम से बदल गया। उससे पहले कांग्रेस गुजरात हारी, उत्तराखंड हारी, पंजाब हारी, कांग्रेस के खिलाफ माहौल चला गया। जनता में जो मैसेज जाता है वो ये जाता है कि ये जीत सकते हैं, ये विजयी ताकतें हैं, और मीडिया भी उसको दिखाता है। देखिए, मीडिया अभी भी पूरी तरह जो है वो होस्टाइल बना रहेगा, पूरी तरह। अभी मीडिया जो है, जो गैस का आए दाम उस पर खेल रहा है, उससे पहले दिखा रहा था कि पाकिस्तान में बिजली के दाम बढ़ गए। अरे हमारे यहाँ क्या स्थिति है, इसको दिखाने के बदले वो वहाँ बताते हैं कि टमाटर का महंगा हो गया, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। जी, अरे हमें हमारी चिंता है, हमारे बारे में बताओ। तो मीडिया अभी भी जो है वो पूरी तरह से मोदी जी को बचाने की कोशिश करेगा और जो मोदी जी चाहेंगे वैसे ही खेलेगा। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो उसको मीडिया नहीं छुपा सकता, उसे मीडिया को बताना पड़ेगा और जनता तक वो बात जाती है। तो पहली बात जो हम हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस को चुनाव जीतना पड़ेंगे। हिमाचल जीती, कर्नाटक जीती, और अब ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वो जीत के दिखाना पड़ेंगे। दूसरी बात जो हमेशा कहते रहे, विपक्षी गठबंधन, इसको लेके हमने बहुत गालियाँ खाई हैं। लगातार लोग हमसे हमले करते रहे कि साहब विपक्षी गठबंधन का मतलब केजरीवाल आएंगे, ममता बनर्जी आएंगी, समाजवादी पार्टी आएगी, और अब और नए शुरू होने वाले हैं जब हम ये कहना शुरू करेंगे कि मायावती आने वाली है। तो मायावती के विरोधी और ज़्यादा हैं, वो और ज़्यादा बात करेंगे। और फिर अगर हम जब ये कहेंगे कि मायावती जो है एक बड़ी मजबूत नेता के तौर पे आएंगी, मायावती के आने से यूपी में बहुत मजबूती मिलेगी इंडिया को, तो और ज़्यादा हमारा विरोध होगा। खैर, वो अलग बात है। तो ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक, आपको चुनाव लगा जीतना पड़ेंगे ताकि जनता का विश्वास आप पे बना रहे कि आप जीतने वाली टीम है, आप विनिंग टीम है। जी। दूसरे, विपक्षी गठबंधन को मजबूत करना। इस विपक्षी गठबंधन की मजबूती है जो हम चर्चा कर रहे हैं इतनी देर से कि 200 रुपए कम किए 2 बैठकों के बाद ही, और तीसरी बैठक हो जाने दीजिए, फिर देखिए और क्या क्या होने वाला है। और इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जब इसके साथ ऐसे दल आएंगे, अभी हम बात कर रहे हैं खड़गे जी की। खड़गे जी दलित नेता हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन हमें एक बात याद रखना चाहिए कि वो उत्तर भारत के नहीं हैं। हमारी सारी लड़ाई उत्तर भारत में है, ख़ास तौर से यूपी में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में है। यहाँ पे हमें जो है एक नए सिरे से विचार करना पड़ेगा कि उस समीकरण में कौन नेता, कौन लोग ऐसे हैं जो यहाँ के लोगों के वोट दिला सकते हैं। देखिए, एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं कि पासवान ने उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत करी, लेकिन मायावती के सामने, कांशीराम जी के सामने कभी सफल नहीं हो पाए। एक बात के लिए और पासवान को जाना जाता है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, तो उन्होंने पैसे ही बहुत खर्च किए। मायावती पैसे खर्च नहीं करती हैं, मायावती जी पे तो आरोप है कि वो पैसे उल्टा लेती हैं। तो पासवान ने बहुत पैसे खर्च किए, मगर बावजूद उसके, चूंकि वो बिहार के नेता थे,
और पासवान एक ऐसी कास्ट है जो आज भी हमारे उत्तर भारत के लोग, जिसे उत्तर प्रदेश हम कहते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान भी कहते हैं, नहीं समझ पाते कि ये दलित तो हैं मगर कौन से वाले दलित हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट छोटे छोटे सवाल हैं जो राजनीति की, जो भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे। इसलिए मायावती का आना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और मायावती आएंगी, मायावती को आना पड़ेगा। अगर मायावती नहीं आई तो मायावती 2024 के चुनाव के बाद पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। कोई दूसरा दलित नेता उनका जगह लेगा, हालांकि उसको टाइम लगेगा और दलित उस टाइम तक बुरी तरह बिखर जाएंगे। कुछ बीजेपी के पास जाएंगे, कुछ कांग्रेस के पास भी आ सकते हैं, कुछ कहीं और भी जा सकते हैं। लेकिन दलित को एक शक्ति के तौर पे कांशीराम जी ने जिस तरह एकजुट किया था वो बहुत बड़ी बात है। और मायावती जी को उस बात को समझना पड़ेगा कि ये काम इतिहास में बहुत कम होता है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने उसे एक सैद्धांतिक पक्ष दिया था जी। और डॉक्टर अंबेडकर के सैद्धांतिक पक्ष की वजह से दलित अस्मिता पैदा हुई थी और दलित सशक्तिकरण शुरू हुआ था। लेकिन चुनावी राजनीति का जो सबसे अच्छा उपयोग है वो कांशीराम जी ने किया और उसकी वजह से मायावती जी वहां पे 3 या 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में। और पिछली बार जो चुनाव था 2007 का, 2007 का, उसमें तो अपने दम पे वो बहुमत लेकर आई थी। लेकिन मायावती जी से गलती क्या हुई? मायावती जी डर गई। राहुल गांधी यही बार बार कहते हैं कि डरो मत। राजनीति में जो डरता नहीं है वही आखिरी लड़ाई लड़ता है, वही लंबे समय तक लड़ता है। और यही बात जो है कांशीराम जी में थी, यही बात डॉक्टर अंबेडकर में थी। मायावती जी डर गई तो उनका दलित, हमने अपनी आंखों से देखा है सड़क पे, बाजार में, दलित बाजार में आके भीड़ के अंदर ये नारा लगाते हुए कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाना हाथी। बहुत बड़ी बात। दलित के अंदर जोश आया था, उत्साह आया था और आत्मविश्वास आया था, वो मायावती जी ने खत्म कर दिया। लेकिन अब शायद हमें लग रहा है, लगातार पिछले दिनों से मायावती जी की ट्वीट देख रहे हैं, उनमें कुछ कुछ चेंज हमें नजर आ रहा है। वो ये समझ गई हैं कि अब चुनाव आ रहा है, डरने से काम नहीं चलेगा। इतने कम समय के लिए बीजेपी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अगर करेगी तो उसका बड़ा फायदा उन्हें होगा। तो हमें लगता है मायावती इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगी। कैसे आएंगी, कौन आगे बढ़ेगा, कौन उन्हें बुलाएगा, किस तरह से बात होगी, वो आगे की बात है। लेकिन मायावती का आना इस गठबंधन में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जी, मायावती का आना इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। आने वाला वक्त बताएगा कि मायावती आती हैं या नहीं। लेकिन सूत्रों के हिसाब से, अगर सूत्रों की माने दोस्तों, तो मायावती दिसंबर तक आ जाएंगी और इंतजार कर रही हैं 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट का। उसके बाद, क्योंकि इन 5 राज्यों में हर जगह मायावती की पार्टी बीएसपी अपने दम पर, अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। खासकर आप देखिए कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में, तीनों जगह स्टेक लगा हुआ है और यहां पर मायावती चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस के खिलाफ। और उसके बाद, और वहां कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही